वियतनाम युद्ध की कहानी अमेरिकी सैनिकों के वियतनामी धरती पर कदम रखने से बहुत पहले शुरू होती है। दशकों तक वियतनाम के लोग आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। पहले उन पर चीनियों का शासन था, फिर 19वीं सदी में फ्रांसीसियों ने उन्हें उपनिवेश बना लिया, जिससे वियतनाम फ्रांसीसी इंडो चाइना का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन जापान की हार के बाद भी फ्रांसीसियों ने नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की। हालांकि वियतनामी लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो एक कम्युनिस्ट भी थे, हो ची मिन के नेतृत्व में वियत मिन, एक प्रतिरोध समूह, ने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए जमकर संघर्ष किया। वर्षों की लड़ाई के बाद अंततः 1954 में दीन बियन फू के प्रसिद्ध युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। इसके परिणाम स्वरूप जिनेवा समझौता हुआ, जिसने वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वें समानांतर पर दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। उत्तर का नेतृत्व हो ची मिन करेंगे, जिन्हें सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिण का नेतृत्व नंगो दीन दीम करेंगे, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। योजना स्वतंत्र चुनाव कराने और देश का पुनः एकीकरण करने की थी, लेकिन ये चुनाव कभी नहीं हुए। इस कहानी के केंद्र में शीत युद्ध था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता का दौर। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम साम्यवाद के अधीन हो गया तो एशिया के अन्य देश भी डोमिनोज की तरह उसका अनुसरण करेंगे। यही डोमिनोज सिद्धांत था और यही कारण था कि अमेरिका ने वियतनाम के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धन और सैन्य सलाहकारों के रूप में समर्थन से शुरू हुआ यह संघर्ष धीरे धीरे एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी सैन्य सलाहकारों को दक्षिण वियतनामी सेना को वियत कॉन्ग नामक कम्युनिस्ट गुरिल्ला लड़ाकों से लड़ने में मदद के लिए भेजा गया था। ये लड़ाके हालांकि आधिकारिक सैनिक नहीं थे, घात लगाने, सुरंगों और गुरिल्ला युद्ध में अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। 1964 में एक महत्वपूर्ण घटना ने सब कुछ बदल दिया। टोंकिन की खाड़ी की घटना। अमेरिका ने दावा किया कि उसके 9 सैनिक जहाजों पर उत्तरी वियतनामी गश्ती नौकाओं ने हमला किया था। वो हमला वास्तव में हुआ था या नहीं, इस पर आज भी बहस होती है, लेकिन इसने राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को युद्ध को और तेज करने का बहाना दे दिया। जल्द ही हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक वियतनाम में उतरने लगे। 1965 तक वियतनाम अमेरिकी सैनिकों से भर गया था। जंगल युद्ध, अपरिचित इलाका और एक अदृश्य दुश्मन ने अमेरिकी सेना के लिए इसे एक दुस्वप्न बना दिया था। वियत कॉन्ग वर्दी नहीं पहनता था, पारंपरिक सेनाओं की तरह नहीं लड़ता था और उसे अपनी जमीन पर लड़ने का फायदा था। अमेरिका ने ऑपरेशन रोलिंग थंडर जैसे भीषण बमबारी अभियानों और नेपाम और एजेंट ऑरेंज जैसे भयानक रासायनिक एजेंटों के इस्तेमाल से इसका जवाब देने की कोशिश की, जिससे वियतनामी और अमेरिकी दोनों सैनिकों को भारी तबाही और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ी। फिर 1968 में टेट आक्रामक अभियान शुरू हुआ। वियतनामी नववर्ष के दौरान दक्षिण के प्रमुख शहरों पर वियत कॉन्ग और उत्तरी वियतनामी सेनाओं द्वारा किया गया एक आश्चर्यजनक हमला। सैन्य दृष्टि से यह उत्तर के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसने अमेरिकी जनता को झकझोर दिया। अमेरिका को बताया गया था कि वे युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन इस हमले ने दिखा दिया कि दुश्मन अभी भी शक्तिशाली और सुसंगठित था। अमेरिका में लोगों ने भारी संख्या में युद्ध का विरोध करना शुरू कर दिया। छात्र, पूर्व सैनिक और यहां तक कि राजनेता भी पूछने लगे, वे दुनिया के उस पार एक ऐसे देश में युद्ध क्यों लड़ रहे हैं जिसके बारे में कई लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। जैसे जैसे साल बीतते गए, युद्ध और भी अलोकप्रिय होता गया। सैन्य भर्ती प्रणाली ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया और हजारों लोग ताबूतों में या गहरे मानसिक जख्मों के साथ घर लौट आए। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पदभार संभाला और शांति और सम्मान के साथ युद्ध समाप्त करने का वादा किया। उन्होंने वियतनामीकरण नामक एक नीति शुरू की, धीरे धीरे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना और दक्षिण वियतनामी सेना को सत्ता संभालने के लिए प्रशिक्षित करना। लेकिन उसी समय निक्सन ने गुप्त रूप से युद्ध का विस्तार कंबोडिया और लाओस तक कर दिया, ताकि वियत कॉन्ग की आपूर्ति लाइनों को नष्ट किया जा सके।
इससे स्वदेश में और भी ज्यादा गुस्सा और विरोध भड़क उठा। अंततः 1973 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में युद्ध विराम, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और वियतनाम के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन का वादा शामिल था। युद्ध आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए समाप्त हो गया था, लेकिन वियतनामियों के लिए नहीं। अमेरिकियों के जाने के बाद उत्तर और दक्षिण के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी समर्थन के बिना दक्षिण वियतनामी सरकार गिर गई। 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम के टैंक साइगन में घुस आए। अमेरिकी दूतावास को एक अराजक और हृदय विदारक दृश्य में खाली करा दिया गया, क्योंकि हेलीकॉप्टरों ने आखिरी अमेरिकियों और हताश दक्षिण वियतनामी लोगों को छत से नीचे उतारा। वियतनाम अब पूरी तरह से कम्युनिस्ट शासन के अधीन था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वियतनाम में 20 लाख से ज्यादा लोगों, सैनिकों और आम नागरिकों दोनों ने अपनी जान गंवाई। पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। कृषि भूमि जहरीली हो गई। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से पीढ़ियां प्रभावित हुईं। वियतनाम दुनिया के सबसे गरीब और सबसे अलग थलग पड़े देशों में से एक बन गया। देश को पुनर्निर्माण, दुनिया के लिए फिर से खुलने और अपनी पुनर्प्राप्ति की राह पर चलने में दशकों लग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध के जख्म गहरे थे। 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और हजारों सैनिक शारीरिक या भावनात्मक रूप से टूट कर लौटे। इस युद्ध में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसके लोग गहरे बटे हुए थे। इसने सरकार पर भरोसा तोड़ दिया, खासकर पेंटागन पेपर्स के खुलासे के बाद कि नेताओं ने युद्ध की प्रगति के बारे में जनता को गुमराह किया था। पूर्व सैनिक एक ऐसे देश में लौट आए जो उनका स्वागत करना नहीं जानता था। वियतनाम सिंड्रोम, विदेशी युद्धों में शामिल होने की गहरी अनिच्छा ने वर्षों तक अमेरिकी विदेश नीति को परेशान किया, और फिर भी समय ने बदलाव ला दिया है। वियतनाम, जो कभी अमेरिका का दुश्मन था, अब एक बढ़ता हुआ व्यापारिक साझेदार और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं, लेकिन जो लोग इसे झेल चुके हैं, इसमें लड़े हैं या इसमें अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, उनके लिए वियतनाम युद्ध 20वीं सदी के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। गर्व, राजनीति, दर्द और अंततः एक राष्ट्र के भाग्य को बाहर से नियंत्रित करने की कोशिश की भारी कीमत की कहानी।